स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो पिछली क्लास में पढ़ा था कि ट्रांसफार्मर के कुछ पार्ट के बारे में, कि ट्रांसफार्मर का कौन सा पार्ट क्या कार्य करता है और किस पार्ट को किसके आधार पर बनाया जाता है और किसका सिद्धांत क्या होता है, इन सभी बातों के बारे में जाना था। आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी कि ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ पार्ट रह गए थे, कि इन पार्ट कुछ ऐसे ट्रांसफार्मर के पार्ट होते हैं जिनका उपयोग जैसे अलग अलग ट्रांसफार्मर होते हैं, अलग अलग वाटेज के या फिर केवीए के आधार पर जो रेटिंग होती है ट्रांसफार्मर की, उसके आधार पे क्या होता है कि इनका उपयोग किया जाता है। या फिर बात करें कि ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है वो किस प्रकार का कार्य करता है, उनके बारे में क्या क्या उपयोग है या फिर क्या क्या बातें हैं, उनके बारे में आज की वीडियो बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की जो क्लास है वो रह कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ लाइनें वो रह गई थी पिछली क्लास में, टाइम कम था क्लास। आज हम बात करेंगे कि सबसे पहले कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बारे में, यानी आज का जो टॉपिक है वो है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग की बात करें, कोई सी मशीनरी हो जैसे मोटर, जनरेटर या सीलिंग फैन, किसी प्रकार की मशीन हो उसके अंदर वाइंडिंग की जाती है। तो वाइंडिंग आमतौर पर आप देखते होंगे कि इस प्रकार से कुंडलियां यूज़ की जाती है। इस प्रकार से अनेक कुंडलियों से एक वाइंडिंग स्थापित की जाती है जिसे अपने फेज और न्यूट्रल से कनेक्ट किया जाता है। और ये जो वाइंडिंग जो अधिकतर जो मशीनें होती है जिसमें बनाई जाती है तांबा की यानी कॉपर की वाइंडिंग सबसे ज़्यादा बनाई जाती है, आप देखते होंगे। अब इसकी जो खास बात यह है कि कॉपर की क्यों बनाई जाती है। कॉपर की सबसे पहले बात करते हैं कि ये कंडक्टर एक अच्छा चालक होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसमें विशिष्ट प्रतिरोध और रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, कम होता है। इसी वजह से क्या होता है कि इसको कुंडलियों के आमतौर पर मशीनों की वाइंडिंग में ज़्यादातर ज़्यादा उपयोग लिया जाता है। अब बात करते हैं कि कॉपर का आपको किस प्रकार का तांबा लेना है, तो बात आती है कि सुपर इनेमल कॉपर वायर, सुपर इनेमल कॉपर वायर। तो आपको बात करनी है कि सुपर इनेमल कॉपर वायर, आप अगर तांबे की वाइंडिंग ले रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो सबसे पहले जो बात आती है वो आती है कि आपकी जो वायर है वो आपकी क्या होनी चाहिए, सुपर इनेमल कॉपर वायर होनी चाहिए। यानी सुपर इनेमल का अगर बात की जाए कि सुपर इनेमल क्या होता है, तो अगर बात करें कि एक बेयर कॉपर वायर, बेयर कॉपर वायर से मतलब है कि एक नंगा तांबे का तार होता है, इसके ऊपर क्या की जाती है, वार्निश कर दी जाती है। यानी ये कंडक्टर होता है चालक है, इसके ऊपर एक अचालक की परत चढ़ा दी जाती है। अचालक की परत चढ़ाने के बाद ये जो वायर तैयार होती है ये कहलाती है आपकी सुपर इनेमल कॉपर वायर। अगर एल्यूमिनियम पर चढ़ाया गया तो क्या कहलाएगी, सुपर इनेमल एल्यूमिनियम वायर। अगर कॉपर में चढ़ाया गया तो क्या कहेगी, सुपर इनेमल कॉपर वायर। यानी इसके ऊपर अचालक चढ़ा दिया गया। अब क्या होगा कि अपने टर्न देते हैं, पास पास में टर्नें दी जाती है। ये सुपर इनेमल कॉपर वायर यानी वार्निश क्यों की जाती है या अचालकता की परत क्यों चढ़ाई जाती है। अगर बात करें कि मेरे पास एक सीधा कंडक्टर है, इस कंडक्टर को मैं यूँ टर्न दूंगा और इस समय अगर फेज और न्यूट्रल सप्लाई से कनेक्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, आपस में शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट क्यों होगा, क्योंकि कनेक्टर क्या है कि आपस के अंदर जो तारें हैं वो क्या है, आपस के अंदर टच हो रही है, जिससे क्या होगा कि वाइंडिंग जो कार्य करना था वो कार्य नहीं करेगी और पूरी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, शॉर्ट यानी जल जाएगी। अब बात करते हैं कि सुपर इनेमल अगर मैं कॉपर वायर लेता हूँ तो उससे क्या है कि मैंने टर्नें लगाई है, तो एक वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग से क्या है, अलग है, क्योंकि इस पर क्या चढ़ाई गई है, कॉपर वायर के ऊपर एक अचालक की परत चढ़ा दी गई है, जिसके कारण क्या होता है कि प्रत्येक वाइंडिंग एक दूसरे से क्या होती है, अलग होती है। तो इसको बोला जाता है सुपर इनेमल कॉपर वायर। तो आप अधिकतर जो मोटरें या मशीनें होती है जिसके अंदर क्या है कि वाइंडिंग की जाती है, वहाँ पर क्या होता है कि सुपर इनेमल कॉपर वायर वाइंडिंग की जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, वाइंडिंग की अगर बात करें तो कॉपर की वाइंडिंग की जाती है। उसके बाद में क्या आता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग की बात है, जो आज का टॉपिक है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग की बात करें कि सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी वाइंडिंग किसे कहते हैं, तो आप ये बताओगे कि प्राइमरी वाइंडिंग वह होती है जिसे सप्लाई से
कनेक्ट किया जाता है। यानी स्टार्टिंग में जब ऐसी धारा दी जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, प्राइमरी वाइंडिंग। यानी यहाँ से मैं ऐसी सप्लाई दूंगा तो ये क्या कहलाएगी, आपकी प्राइमरी वाइंडिंग यानी प्राथमिक लपेट, प्राथमिक कुंडल। प्राथमिक कुंडल की बात करें, क्या होता है कि जिसे सप्लाई से यानी ट्रांसफार्मर की वह वाइंडिंग जिसे सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है वह आपकी कौन सी वाइंडिंग कहलाती है, प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग किसे कहते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग को अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं, द्वितीयक लपेट, द्वितीयक लपेट ही बोलते हैं या फिर कुंडल भी अपने बोल सकते हैं। ठीक है, द्वितीयक लपेट या फिर कुंडल। इसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक कुंडल बोला जाता है। द्वितीयक कुंडल से अगर बात करें इसकी डेफिनेशन की तो कि ट्रांसफार्मर की वह वाइंडिंग जिसे लोड से संयोजित किया जाता है। यानी ट्रांसफार्मर की वह वाइंडिंग है जिसे क्या होता है कि बाहर से या फिर किसी भी प्रकार का लोड लगाया जाता है, वह वाइंडिंग क्या कहलाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग या द्वितीयक वाइंडिंग कहलाती है। आप सभी को समझ में आया कि प्राइमरी वाइंडिंग जिसे सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है, जिसे लोड से कनेक्ट किया जाता है या फिर बाहर से कनेक्ट किया जाता है उसको बोला जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब बात करते हैं कि LT और HT वाइंडिंग किसे कहते हैं। 3 नंबर जो वाइंडिंग आती है वो आती है कि आपकी LT वाइंडिंग। LT वाइंडिंग की बात करें कि LT का मतलब होता है कि लो टेंशन। LT का मतलब क्या होता है कि लो टेंशन वाइंडिंग या फिर लो टेंशन वायर। लो टेंशन का मतलब होता है कि जिस पर वोल्टता का मान क्या होता है कि कम होता है। यानी यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर वोल्टता मेरे पास 20 वोल्ट है और यहाँ पर बात करें कि 10 वोल्ट है, तो आपकी जो लो टेंशन केबल है वो क्या कहलाएगी, ये वाली क्या है, LT कहलाएगी। और HT की बात करें तो ये वाइंडिंग कौन सी है, यानी हाई टेंशन। हाई का मतलब होता है कि ज़्यादा या फिर उच्च वोल्टता वाली केबल। तो ये वाली क्या है, उच्च वोल्टता। जहाँ पर वोल्टता का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है, वो क्या कहलाती है, उच्च हाई टेंशन केबल। और जहाँ पर वोल्टता का मान कम होता है वो कहलाती है लो टेंशन केबल। अब अपने जो बात करने वाले हैं वो है कि लो टेंशन केबल किसे कहते हैं। लो टेंशन केबल के अंदर बात करें कि सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि जिसमें वोल्टता का मान कम हो। ठीक है, वोल्टता क्या है यहाँ पर, वोल्टता कम हो। वोल्टता कम हो वो कौन सी कहलाती है, LT वाइंडिंग कहलाती है। अब बात करते हैं कि इसमें टर्नों की संख्या भी क्या होती है, कम होती है। यानी टर्न की संख्या कम होती है, जिसमें टर्नों की संख्या कम होगी। और अब बात करें जिसमें टर्नों की संख्या कम होगी तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। यानी कम प्रतिरोध वाली वाइंडिंग, कम प्रतिरोध वाली वाइंडिंग। यहाँ तक समझ में आया सभी को कि जो LT वाइंडिंग होती है वो क्या होती है कि जिसकी वोल्टता कम हो, जिसके टर्नों की संख्या कम हो, और जिसका अगर टर्नों की संख्या कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपने जो रेजिस्टेंस के नियम के आधार पर पढ़ते हैं कि जिस चालक की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसके रेजिस्टेंस क्या होता है, समानुपात का संबंध होता है। अगर रेजिस्टेंस यानी वायर की जो लंबाई अगर मैं कम कर देता हूँ तो प्रतिरोध भी उसके साथ साथ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब बात करते हैं कि यह वाइंडिंग कैसे की जाती है। कैसे का मतलब होता है कि इसका डायमीटर किस आकार का होना चाहिए, टर्नों की संख्या ज़्यादा या फिर कम होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं कि अब सभी को पता है कि वोल्टता कम होने के कारण क्या होगा कि इसमें धारा का मान क्या होगा, धारा का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, धारा ज़्यादा होती है, वोल्टता कम, धारा ज़्यादा। ठीक है, प्रतिरोध कम, धारा ज़्यादा। अब बात करते हैं कि धारा ज़्यादा होगी तो आप सभी को पता है कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर का जो साइज़ होता है वो धारा पर डिपेंड करता है। अगर धारा का मान ज़्यादा है तो कंडक्टर का साइज़ क्या बढ़ाना पड़ेगा, बड़ा। यानी उसका जो कंडक्टर का जो क्षेत्रफल होगा, उसका आकार है वो क्या बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो इंसुलेशन का मान क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा। यानी जो वोल्टता होती है वो अचालकों पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो धारा होती है वो क्या है, कंडक्टर के साइज़ पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर क्या है कि धारा का मान ज़्यादा है तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या आएगा, मोटा तार। मोटा तार से मतलब है कि
तार का जो व्यास होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मोटा तार और टर्नों की संख्या क्या आएगी, कम टर्न। यानी जो एल्टी वाइंडिंग का जो कुछ मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार से हैं कि इसकी जो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या आएगा कि मोटा तार लेंगे इस प्रकार से, ठीक है, मोटा तार होगा और टर्नों की संख्या क्या होगी, कम होगी। ये आपकी क्या कहलाएगी, एल्टी वाइंडिंग कहलाएगी। और ये वाली क्या है, एसटी वाइंडिंग। समझ में आया एल्टी वाइंडिंग किसे कहते हैं। अब जहाँ पर वोल्टता, अब ये डिपेंड करता है कि कौन सी सेकेंडरी एल्टी होती है या फिर प्राइमरी एल्टी होती है। आपको ऐसा पता लगाना है कि जहाँ पर वोल्टता का मान कम होता है वो कौन सी है, एल्टी वाइंडिंग है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो। अब बात करते हैं कि जो 4 नंबर पॉइंट आता है एसटी वाइंडिंग के बारे में, कि एचटी वाइंडिंग किसे कहते हैं। जो 4 नंबर पॉइंट है वो है एचटी वाइंडिंग। एचटी वाइंडिंग की अगर बात करें फुल फॉर्म की तो क्या होता है, हाई टेंशन केबल यानी उच्च वोल्टता वाली कुंडली क्या कहलाती है, एचटी वाइंडिंग कहलाती है। इसके अंदर सबसे पहले जो बात आती है कि यहाँ पर कनेक्टर की संख्या क्या रहेगी, ज़्यादा, यानी टर्न की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर आप सभी को पता है कि टर्नों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो वोल्टता के अंदर जो फ्लक्स आ रहा है, फाई है, फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। जहाँ पर क्या होता है कि टर्नों की संख्या अगर ज़्यादा होगी यानी कंडक्टर की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वो फ्लक्स का छेदन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा और ईएमएफ भी क्या मिलेगा, अपने को ज़्यादा मिलेगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अधिक वोल्टता वाली कुंडली क्या कहलाती है, एचटी यानी हाई टेंशन केबल कहलाती है। उच्च वोल्टता, उच्च वोल्टता वाली केबल या फिर वायरिंग क्या कहलाती है, एचटी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके प्रतिरोध की, यानी इसका प्रतिरोध क्या होता है, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर टर्नों की संख्या ज़्यादा है यानी कंडक्टर की जो लंबाई है वो क्या होगी, अब ज़्यादा होगी है, तो इसका प्रतिरोध का मान भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा, यानी प्रतिरोध का मान क्या होगा, ज़्यादा। अब बात करते हैं कि इसके धारा की, यानी धारा का मान क्या हो जाएगा। आप सभी को पता है कि अगर वोल्टता का मान कम होता है तो धारा का मान क्या हो जाता है, ज़्यादा, और वोल्टता का मान ज़्यादा होता है, धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो धारा क्या हो जाएगी, कम। अब बात करते हैं कि जो इसका साइज़ है किस आकार की बनाई जाती है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि जो इस तार की वाइंडिंग होती है ये क्या होती है कि पतले तार, अधिक टर्न की। क्वेश्चन क्या आएगा कि ऐसी कौन सी वाइंडिंग है जो पतले तार अधिक टर्न की बनाई जाती है। तो आप क्या बताओगे कि एचटी वाइंडिंग। क्वेश्चन ऐसा ही आ सकता है कि एचटी वाइंडिंग का प्रतिरोध होता है, तो आप क्या बताओगे, ज़्यादा। धारा क्या रहती है उसमें, कम, ठीक है। वोल्टता क्या रहती है, ज़्यादा। और इसे अगर बात करें कि जहाँ पर हाई वोल्टता या फिर हाई वोल्टेज होती है, वह वाइंडिंग जिस पर हाई वोल्टेज होती है वह किस आकार की बनाई जाती है। तो आप बताना है कि पतले तार वह कम टर्न की, पतले तार वह अधिक टर्न की, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि निम्न में से एल्टी व एचटी वाइंडिंग में प्रतिरोध ज़्यादा होता है, यानी किसका प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। तो आप क्या बताओगे, एचटी वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। समझ में आ गया। ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग है वो 4 तरीके की होती है। सबसे पहले आता है कि प्राइमरी वाइंडिंग क्या होती है, जिसे सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग वह होती है जिसे लोड से संयोजित किया जाता है। एल्टी वाइंडिंग वो होती है जहाँ पर वोल्टता का मान कम हो, टर्नों की संख्या कम हो, तार का डायमीटर साइज बड़ा हो, धारा का मान ज़्यादा हो, रेजिस्टेंस का मान क्या हो, कम हो। मोटे तार व कम टर्न वाली वाइंडिंग क्या कहलाती है, एल्टी वाइंडिंग कहलाती है। एचटी की अगर बात करें कि अधिक टर्न व पतले तार, ठीक है, अधिक टर्न व पतले तार, वोल्टता का मान ज़्यादा, धारा का मान कम, प्रतिरोध का मान ज़्यादा, ठीक है। इस प्रकार से ये थी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग जो 4 भागों में डिवाइड थी। अब अपने बात करेंगे कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल, ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो किस आधार पर यूज़ किया जाता है, क्या क्या उसका उपयोग है और इसके कुछ खास बातें हैं वो ध्यान में क्या क्या रखनी चाहिए। अब अगर बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में,
ट्रांसफार्मर ऑयल, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ऑयल होता है वो एक क्या है, खनिज तेल है, जिसे सिंथेटिक ऑयल भी बोला जाता है। ठीक है, ऑयल ट्रांसफार्मर में क्यों यूज़ किया जाता है, इसके लिए दो मुख्य बातें होती है कि ट्रांसफार्मर में जो ऑयल होता है वो यूज़ करने की दो मुख्य बातें हैं। सबसे पहली जो बात आती है वो यह है कि प्राइमरी और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, यानी ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग की जाती है, उनके मध्य या फिर उनको इंसुलेशन प्रदान करने के लिए ऑयल का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप बात क्या रखोगे कि ऐसा ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग है जो इंसुलेशन प्रदान करता है, जो लिक्विड अवस्था में रहता है, तो आप क्या बताओगे, खनिज तेल। ठीक है, अब बात करते हैं कि दूसरी जो बात आती है वो यह आती है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल होता है वो कूलिंग का भी कार्य करता है, यानी ट्रांसफार्मर जो ऑयल होता है वो क्या करता है, कूलिंग का। कूलिंग से मतलब है कि जो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग, यानी जो हमेशा क्या है 24 घंटे क्या है ट्रांसफार्मर कार्य करता रहता है, तो उसकी वाइंडिंग क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, और जिसके कारण क्या होगा कि वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, काम क्या है इसका, शीतलक का। ठीक है, अगर अब और बात करें तो क्या प्रदान करता है ये, अचालकता। ये क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसफार्मर ऑयल होता है कंडक्टर, बैड कंडक्टर या फिर सेमी कंडक्टर, या इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है बैड कंडक्टर यानी अचालक। अब बात करते हैं कि जो इसका उपयोग कूलिंग के लिए, शीतल के लिए, अचालक के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी ऑयल के 3 कार्य हैं। अब बात करते हैं कि ऑयल की कुछ मुख्य बातें होती है जो ध्यान में रखनी है आपको। सबसे पहले जो बात आती है कि जो आप सभी को पता है कि जो अचालक होते हैं उनकी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से मतलब है कि अचालकों की ब्रेक डाउन वोल्टेज। ब्रेक डाउन वोल्टेज से मतलब है कि जैसे हमारे शरीर की बात करते हैं कि जो अपना जो शरीर होता है उसको झटका लगने के लिए कितने वोल्टेज की आवश्यकता होती है, 90 वोल्ट की आवश्यकता होती है। अगर 90 वोल्ट से अगर 91 वोल्ट स्टार्ट हो जाए तो अपने को क्या है कि झटका महसूस होना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाता है। तो ये अपनी क्या कहलाती है, ब्रेकडाउन। अपने बोल सकते हैं कि जो अपने शरीर की जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो क्या है, 90 वोल्ट है। उसी प्रकार से क्या होता है कि जो अचालक होता है वो कितनी देर अचालकता का गुण बरकरार रखेगा अपने अंदर, यानी कितनी वोल्टता वो सहन कर सकता है, यानी अधिकतम से अधिकतम वोल्टता सहन करने का जो गुण होता है वो जैसे अचालकों के अंदर वो क्या कहलाता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज अचालकों की कहलाती है। और जो अचालक होता है वो सबसे ज़्यादा वोल्टता पर डिपेंड करता है। अगर वोल्टता का मान ज़्यादा है तो आपको अचालक भी क्या लगाना पड़ेगा, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो अचालकता इसकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, यानी बात करें जिसे बोला जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की अगर हिंदी में बात करें तो उसे बोला जाता है परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ये क्या होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर अधिक लोड आ जाए या फिर अधिक वोल्टता पर ट्रांसफार्मर कार्य कर रहा है, तब क्या है कि ये ऑयल की जो अचालकता का गुण है वो चालक में कन्वर्ट न हो जाए। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि इसकी परावैद्युत सामर्थ्य का मान क्या होना चाहिए, ज़्यादा यानी उच्च होना चाहिए। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है कि 3 प्रकार की होती है, और इसका जो मात्रक होता है आपको याद में रखना है कि जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलो वोल्ट प्रति mm। ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल यूज़ किया जाता है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मात्रक क्या होता है, किलो वोल्ट प्रति mm। जितने भी प्रकार के जो अचालक होते हैं उनकी परावैद्युत सामर्थ्य का जो यूनिट यानी इकाई होती है वो क्या होती है, किलो वोल्ट प्रति mm होती है। अब बात करते हैं कि इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो 3 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो भाग आता है कि उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, यानी उच्च परावैद्युत सामर्थ्य कितना होना चाहिए। बोला जाता है कि ISI जो नियम कहते हैं वो बोला जाता है कि जो 75 किलो वोल्ट कम से कम जो हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए ऑयल की वो होनी चाहिए 75 किलो वोल्ट प्रति mm, यानी 75 किलो वोल्ट तक आप कम से कम आपको 75 किलो वोल्ट तक होनी चाहिए हाई के अंदर। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या आएगा कि ऑयल में, ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्चतम मान क्या होता है, तो आपको आंसर आएगा 73 किलो वोल्ट प्रति mm के अंदर। अब बात करते हैं कि निम्न के अंदर मध्य की बात करी
मध्यम की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो बोला जाता है कि होनी चाहिए कम से कम 35 या फिर 30 किलोवोल्ट प्रति mm। 30 किलोवोल्ट प्रति mm या फिर 35 किलोवोल्ट प्रति mm के बीच में आपकी जो ट्रांसफार्मर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसका मान होना चाहिए, ठीक है। या फिर अपने बोल सकते हैं कि इसका मान अगर 30 या फिर 35, अगर इसका जो अगर बात देखी जाए एवरेज के हिसाब से तो अपने 40 किलोवोल्ट मान लेते हैं। कितना होगा? 40 किलोवोल्ट प्रति mm से 45 किलोवोल्ट प्रति mm। अगर आपको दो मान मिले, मध्यम के अंदर जो परावैद्युत सामर्थ्य का मान क्या होता है? 40 किलोवोल्ट प्रति mm से लेकर 45 किलोवोल्ट प्रति mm के बीच में। अब बात करते हैं कि जो 3 नंबर जो पॉइंट आता है वो आता है कि निम्न। बिल्कुल ही अगर निम्न आपका कम से कम ट्रांसफार्मर की जो परावैद्युत सामर्थ्य का मान है कम से कम कितना हो सकता है यानी होना चाहिए, वो आता है आपका 30 या फिर 35 किलोवोल्ट प्रति mm। ये थे कुछ मान थे कि ट्रांसफार्मर ऑयल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान कम से कम कितना होना चाहिए। हाईएस्ट की बात करें तो 75 किलोवोल्ट प्रति mm, अगर मध्यम की बात करें तो 14 किलोवोल्ट प्रति mm, अगर बात करें कि 13 किलोवोल्ट प्रति mm के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर का ऑयल की कुछ बातें हो रहे हैं कि इसका जो फायरिंग पॉइंट होता है, फायरिंग पॉइंट का मतलब होता है कि फायरिंग पॉइंट जैसे कि आग पॉइंट या फिर आग बिंदु भी बोल सकते हैं। फायरिंग का मतलब क्या होता है? आग। फायरिंग पॉइंट क्या होता है? फायरिंग पॉइंट क्या होता है कि जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर ऑयल कार्य कर रहा है, यानी अचालकता प्रदान कर रहे हैं, कूलिंग का भी कार्य कर रहा है और ट्रांसफार्मर की जो वर्किंग है लगातार कंटिन्यू चलती रही है। तो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर अत्यधिक लोड पर कार्य कर रहा है तो उसकी वाइंडिंग क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है। तो क्या होता है कि फायरिंग पॉइंट कौन सा होता है कि जैसे वाइंडिंग अत्यधिक ज़्यादा गर्म हो गई, ऑयल भी उसके साथ साथ क्या हो गया? गर्म हो गया। तो ऑयल गर्म होते होते तो क्या होता है कि वो वाष्प में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो कहलाता है उसका फायरिंग पॉइंट। फायरिंग पॉइंट क्या कहलाता है कि ऑयल की वह अवस्था कि वो वाष्प के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो आपकी क्या कहलाती है? फायरिंग पॉइंट कहलाता है। वो भी क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। यानी अगर बात करें कि फायरिंग पॉइंट की, फायरिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। फायरिंग पॉइंट समझ में आया कि ऑयल की वह बिंदु या फिर ऑयल का वह स्थान या फिर वह उसकी एवरेज, अगर बात करें कि ऑयल के तापमान सहन करने की, उसके बाद में वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है वाष्प के अंदर, तो उसे बोला जाता है फायरिंग पॉइंट। अब बात करते हैं कि फ्लैश पॉइंट की। फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। अब फ्लैश पॉइंट किसे कहते हैं? फ्लैश पॉइंट क्या होता है कि जैसे ऑयल गर्म हो रहा है, वाइंडिंग के कारण ऑयल क्या हो गया? गर्म हो रहा है और ऑयल इतना गर्म हो गया है कि वो जलना स्टार्ट हो गया है। यानी हाईएस्ट मान उसका टेम्परेचर का जिस पर ऑयल क्या होता है कि जलना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे बोला जाता है कि फ्लैश पॉइंट यानी चमक बिंदु। चमक बिंदु समझ में आया कि चमक बिंदु क्या होता है? यानी ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो इतना ज़्यादा गर्म हो गया है जिसके कारण क्या है कि जलने लग गया है, ऑयल जलना स्टार्ट होते ही वो आपका क्या कहलाता है? फ्लैश पॉइंट। यानी इसका भी मान क्या होना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट की। अब आती है कि विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि श्यानता। श्यानता का गुण यानी क्या होना चाहिए? ये भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। श्यानता क्या होती है? इसको बोला जाता है इंग्लिश में विस्कोसिटी। विस्कोसिटी से मतलब है कि ये क्या होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। विस्कोसिटी का मतलब होता है कि जैसे कि आपने एक पानी को देखा होगा, पानी लिक्विड अवस्था में क्या होता है? बिल्कुल तरल होता है, यानी वो आसानी से फैल सकता है, यानी आसानी से फ्लो भी हो सकता है। अगर बात करें कि ग्रीस की, ग्रीस समझते हो आप, जैसे कि लिक्विड पेस्ट होता है, अगर पेस्ट क्या हो, इसकी श्यानता का मान कम है, यानी लिक्विड होता है, उसका जो पेस्ट की अगर बात करें तो पेस्ट क्या होता है कि अगर उसको गिराएंगे तो वो क्या है? बहेगा नहीं, ठीक है, पाइप के अंदर से जाएगा भी नहीं, तो वो क्या होता है कि श्यानता का गुण कहलाता है। यानी अगर ऑयल जितना ज़्यादा पतला होगा उतना ज़्यादा क्या होगा कि नलियों के अंदर जो कूलिंग पाइपें थी उनमें क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट होगा, और जितना ज़्यादा सर्कुलेट होगा उतनी ज़्यादा कूलिंग के कारण क्या होगा? ऑयल ठंडा होगा, जिसके कारण क्या होगी? वाइंडिंग भी ठंडी होगी। तो बोला जाता है कि श्यानता का गुण भी क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? विस्कोसिटी का मान क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए।
ठीक है, यहाँ तक थे कुछ पॉइंट थे ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में, जो क्या है कि अपनों ने जाने हैं अभी। अब बात करते हैं कि अपने इसका जो अधिकतम से अधिकतम जो मान आता है आपका ट्रांसफार्मर ऑयल का जलने का, वो कम से कम कितना होना चाहिए आपको रखना है, ऑयल का 135 डिग्री सेल्सियस तक आपको ऑयल का जो फायरिंग पॉइंट यानी जो फ्लैश पॉइंट होता है वो मैं इसका होना चाहिए, फ्लैश पॉइंट का मान दिया गया है 135 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप यूज़ में लाई जाती है। तो इनलेट और आउटलेट पाइप क्या होती है जानते हैं अभी। सॉरी, एक छोटा सा रह गया इसके बारे में कि ऑयल, ट्रांसफार्मर की ऑयल के बारे में बात कर रहे थे। ऑयल की अपने को क्या करना है, टेस्टिंग। ऑयल की जांच करने के लिए, ऑयल की जांच से मतलब है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल अचालकता होती है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि एक ट्रांसफार्मर ऑयल टेस्टिंग किट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा कि ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जांचने के लिए, ट्रांसफार्मर ऑयल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को जांचने के लिए या फिर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, आप बताओगे कि टेस्टिंग किट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस किट के अंदर क्या होता है कि इस प्रकार से एक यहाँ पर एक कांच का बर्तन लिया जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रोड होते हैं, इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। इनके बीच की दूरी रखी जाती है कम से कम 4 mm। क्वेश्चन आ सकता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ऑयल टेस्टिंग किट ऑयल का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जांचने के लिए दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की जो दूरी होनी चाहिए उसका मान कितना होना चाहिए, तो आपको बताना है 4 mm। इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 4 mm। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, यहाँ पर इसका एक बॉक्स होता है पूरा ऊपर से खुला रहता है, इसमें ऑयल डाल दिया जाता है, ये पूरा पूरा ऑयल से भर दिया जाता है इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से क्या है कि कनेक्शन लिए जाते हैं, यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है स्टेप अप प्रकार का, जिसमें अनेक सारी टैपिंग निकली रहती है। टैपिंग समझते हो, इस प्रकार से टैपिंग निकली रहती है। और यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर होता है जिसको सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर स्विच लगाए जाते हैं जो रोटरी स्विच होते हैं, जो सारी सारी टैपिंग कहाँ आती है, यहाँ जुड़ी रहती है इस प्रकार से। जैसे आप देखते होंगे कि रेगुलेटर होता है, रेगुलेटर को अगर अपने कम कर देंगे तो फ़ैन क्या है, कम चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वोल्टता का मान क्या हो रहा है, उसमें कम जाने लग गई है। जैसे अपने 2 नंबर पे किया तो कुछ फ़ैन की जो स्पीड है वो बढ़ गई, 3 पे किया तो और भी ज़्यादा बढ़ गई। उसी प्रकार से क्या होता है कि जैसे इस प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है जिसमें ऑयल डाल दिया, अब क्या होता है कि इस रेगुलेटर की सहायता से क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर अगर बात करें कि रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट के अंदर क्या होता है कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगा रहता है, उसमें अनेक सारी टैपिंग निकल रहती है। जैसे जैसे अपने उसको घुमाएंगे जैसे वोल्टता का मान अपने को प्राप्त होता रहेगा। तो वैसे क्या होता है, ये होता है, इसमें जो वोल्टता चलती है वो किलो वोल्ट में चलती है, यानी 1000 में चलती है। जैसे जैसे इसको घुमाया जाएंगे तो क्या होता है, वोल्टता का मान बढ़ता रहेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर बात करें कि ये अपना जो ऑयल है इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की मान है, मान लेते हैं कि 30 किलोवोल्ट प्रति mm है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने 25 किया, 25,000 वोल्ट, फिर 27, फिर 28,000, फिर 29,000, फिर जैसे ही मैं 30 पे आया, 30,000 होती क्या हुआ कि यहाँ पर स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और स्पार्किंग होती ही दोनों इलेक्ट्रोडों में से जो धारा का मान है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी 30 पे आते ही क्या हुआ कि जो इसके बीच में जो ऑयल था, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में क्या था, ऑयल था, ये क्या हो गया कि अब अचालक नहीं रहा, ये किसकी तरह व्यवहार करने लग गया, चालक की तरह व्यवहार करने लग गया। तो ये क्या कहलाता है, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। यानी अधिकतम इसने वोल्टेज कितनी सहन की, 30 किलो वोल्ट प्रति है। ठीक है, और अधिकतम वोल्टता सहन करने वाली क्या कहलाती है, ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल टेस्टिंग की जाती है। अब अगर आप बात करते हैं कि 75 वाला अपने ने ऑयल लिया, बढ़िया से बढ़िया ऑयल, तो क्या होता है कि जैसे अपने वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे, बढ़ाते गए, ठीक है, जैसे 17 आया तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर स्पार्किंग होना स्टार्ट हो जाएगी। स्पार्किंग होते ही अपने देख लेंगे कि अपना जो रेगुलेटर है वो कौन सी वोल्टेज मान पर है, तो उस ऑयल की जो वोल्टेज होगी वो यहाँ पर अपने को देख लेंगे और उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अपने को माद यानी ज्ञात हो जाएगी। तो ये था ट्रांसफार्मर के ऑयल टेस्टिंग जांच करने का तरीका, और इस प्रकार से ज्ञात की जाती है।
बात करते हैं अपने कि LT और ST वाइंडिंग के कुछ पॉइंट है वो बता देता हूँ मैं। जो टैपिंग होती है यानी ट्रांसफार्मर के अंदर जो टैपिंग निकाली जाती है वो हमेशा HT वाइंडिंग यानी हाई टेंशन से या फिर सेकेंडरी वाइंडिंग से निकाली जाती है। अगर आपकी बात करें कि टैपिंग की, तो क्वेश्चन क्या आएगा कि ट्रांसफार्मर में टैपिंग निकाली जाती है प्राथमिक लपेट से, द्वितीयक लपेट से या कौन से? तो आपको बतानी है कि जो टैपिंग होती है वो द्वितीयक लपेट से निकाली जाती है यानी सेकेंडरी वाइंडिंग से, क्योंकि यहाँ से अपने क्या देना है, सप्लाई देनी है, ठीक है। और यहाँ करना है कि अपने को लोड को जोड़ना होता है, तो इसलिए लोड को जो वोल्टेज चाहिए यानी ज़्यादा चाहिए ज़्यादा मिलेगी, कम चाहिए कम मिलेगी, तो सेकेंडरी वाइंडिंग में टैपिंग इस तरीके से निकाली जाती है, इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनलेट और आउटलेट पाइपों के बारे में। इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप, इनलेट पाइप की अगर बात करें कि मेरे पास इस प्रकार से ये कंटेनर था, मेन टैंक जो ट्रांसफार्मर का देखा था, ठीक है। इनलेट पाइप यहाँ पर लगाई जाती है ट्रांसफार्मर ऑयल को डालने के लिए। अगर शुद्ध अवस्था में ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो प्योर अवस्था में है यानी उसके अचलता का गुण भी है, विस्कोसिटी है, सब कुछ है। अगर अपने को शुद्ध अवस्था का जो ऑयल होता है यानी जो ट्रांसफार्मर के अंदर स्टार्टिंग में जब ऑयल डाला जाता है तो इनलेट पाइप में से डाला जाता है, इसको बोला जाता है इनलेट पाइप, ठीक है। इनलेट पाइप क्या होती है कि जिसमें शुद्ध ऑयल को डाला जाता है वो क्या कहलाती है, इनलेट पाइप। अब बात करते हैं आउटलेट पाइप। यहाँ पर इस प्रकार से पाइप होती है, इसको बोला जाता है आउटलेट पाइप। आउटलेट पाइप क्या होती है कि ट्रांसफार्मर का जो ऑयल यानी जो खराब हो चुका है ऑयल क्या हो गया, खराब हो गया, यानी उसके अंदर अचालकता का गुण है वो धीरे धीरे खत्म हो गया है, उसमें नमी का प्रवेश होना, ठीक है। और जैसे जैसे मतलब जल कर या फिर गर्म होने के कारण क्या हो गया, काला पड़ गया, अपने को ऑयल चेंज करना है, तो जो ऑयल चेंज करना है, जो खराब ऑयल होता है वो आउटलेट पाइप से बाहर निकाला जाता है और जो शुद्ध ऑयल होता है उसको इनलेट पाइप से अंदर डाला जाता है। इन का मतलब क्या होता है, अंदर, आउट का मतलब होता है बाहर। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो कल अपनों ने पढ़ा था कि ग्लूकोज रिले के बारे में पढ़ा था कि जो कहाँ लगी रहती है। क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज रिले कहाँ लगाई जाती है, तो आप बताओगे कि मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच के अंदर जो स्थापित रिले होती है वो क्या कहलाती है, ग्लूकोज रिले कहलाती है। ग्लूकोज रिले की अगर बात करें तो यहाँ पर लगाई जाती है इस तरीके से, ठीक है। ग्लूकोज रिले का जो उपयोग होता है, ठीक है, ग्लूकोज रिले का जो अगर बात करें कि इसके उपयोग की ग्लूकोज रिले का जो उपयोग होता है वो 150 kV से, यानी अगर बात करें कि 150 kV से अगर अधिक के जो ट्रांसफार्मर होते हैं 150 kV से अधिक के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वहाँ पर ग्लूकोज रिले का उपयोग किया जाता है। यानी छोटे ट्रांसफार्मर के इस प्रकार की रिले आपने को देखने को नहीं मिलेगी। क्वेश्चन क्या आएगा कि ग्लूकोज रिले किस प्रकार की सुरक्षा करती है, तो इंटरनल सुरक्षा करती है, ठीक है, जो कल अपने ने पिछले क्लास में पढ़ा था। और ये 150 kV से अधिक के ट्रांसफार्मर में उपयोग की जाती है, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी रहेगी, जिसके अंदर से क्या है कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपनों ने बातें जान ली है। और आगे जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो रहेगी लॉसेस के बारे में, यानी ट्रांसफार्मर के अंदर किस प्रकार के लॉस होते हैं, कौन सा लॉस ज़्यादा ट्रांसफार्मर को प्रभावित करता है, कौन सा ज़्यादा नहीं करता है, और कौन सा लॉस होता है वो ट्रांसफार्मर के लोड पर डिपेंड करता है, कौन सा होता है वो लॉस है जो ट्रांसफार्मर के लोड पर डिपेंड नहीं करता है। अगर लोड हो चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोड है या फिर ना है। तो ऐसे भी अपने बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।